चलिए इस कथन को पढ़ते हैं जरा। क्या लिखा हुआ है कि हमारी नीतियों के प्रति, बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है, हमारी नीतियों के प्रति दो नए शब्दों का प्रयोग होने लगा है, उदारवादी दल और उग्रवादी दल। ये शब्द समय से संबंधित हैं, इसलिए ये समय के अनुसार बदल जाएंगे। जैसे कल के उग्रवादी आज के उदारवादी दल बन गए हैं, इसी प्रकार आज के उग्रवादी कल के उदारवादी दल बन जाएंगे। इस कथन से आपके क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? मान लो यही सवाल पूछ लेगा कि कल के उग्रवादी आज के उदारवादी दल बन गए हैं, इसी प्रकार आज के उग्रवादी कल के उदारवादी दल बन जाएंगे। विवेचना कीजिए। अब विवेचना करते रहिए आप। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? GS1 का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें पिछला लेक्चर हम लोगों ने उदारवाद कंप्लीट कर लिया था। उदारवाद का कारण क्या था उत्थान का, उदारवाद के कार्य क्या थे, आलोचना कैसे करनी है, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बीपीएससी मेंस के लिए 68 दें या 69 दें, आपको हम लेक्चर से मदद करेंगे, जिसमें अभी GS1 का आज लेक्चर है, कल GS2 का अपलोड हुआ था, अब से रेगुलर फिर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कांग्रेस का दूसरा चरण पढ़ेंगे, फिर इससे जुड़े हुए अंत में मैं आपको एक सवाल दूंगा जिसको आप लिखकर भेजते हैं और फिर आपको मैं चेक करके बता देता हूं, और इसी तरह से आपका प्रैक्टिस होते होते खुद से आप पढ़ते हैं। मैं बस आपको क्या करता हूं, मैं बस आपको गाइड करता हूं कि आपको किस दिशा में किस सोच के साथ पढ़नी चाहिए। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं शुरुआत में, जिससे आपको ये पता चल जाता है जब आप पढ़ते हैं तो आपको डाउट नहीं आते हैं, दिक्कत नहीं होता है समझने में चीज़ों को, है ना। तो पहले मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा, फिर आप बुक से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। पिछला लेक्चर जाकर ज़रूर देखिएगा। GS1 का जो अभी हिस्ट्री का लेक्चर है वो हिस्ट्री लेक्चर प्लेलिस्ट में है, हिस्ट्री लेक्चर प्लेलिस्ट में है। IR का लेक्चर IR के लेक्चर के प्लेलिस्ट में है, और GS2 का लेक्चर जिसमें कल हमने न्यायिक समीक्षा पढ़ा है वो GS2 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए कल पिछले लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था हिस्ट्री के लेक्चर में, कि उदारवादी जो थे, उदारवादी उन्होंने उनके अंदर बहुत सारी खामियां थी, उनके कार्य करने के तरीके बहुत अलग थे, याचिका प्रार्थना पत्रों के माध्यम से कार्य करते थे। इनके कार्य हमने क्या पढ़े थे कि इन्होंने सबसे बड़ा कार्य किया कि हमें ये समझाया कि आपका शोषण हो रहा है और अंग्रेज़ भारत से किस प्रकार पैसे ले जा रहे हैं। इनकी नीतियाँ चलती रहीं। 1905 तक उदारवाद का काल माना जाता है। कब से? 1885 से। इस दौरान बहुत सारे काम हुए हैं। मैंने आपको बोला था कि इस दौरान के कार्यों को पढ़िए, बहुत सारे कार्य मैंने भी पढ़ा दिए थे, कॉन्सेप्ट मैंने सारे क्लियर कर दिए थे। आज 1905 से आगे की चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, और उग्र राष्ट्रवाद का जो उदय होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा चरण जिसको कहा जाता है। पहले चरण की खामी क्या थी? अनुनय विनय याचिका प्रार्थना पत्रों की राजनीति करते थे। और क्या करते थे? अंग्रेजी सुधार जो करते थे अंग्रेज लोग, उसमें वो लोग बहुत यकीन करते। किस तरह के सुधार? जैसे 1892 के एक्ट में बहुत सारे उदारवादियों को अलग अलग पदों पर दे दिया गया, उनको बजट पर भाषण करने का अधिकार दे दिया गया, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार आगे जाकर दिया गया। ये सब चीज़ें क्या थी? संतुष्टिकरण की राजनीति खेली जा रही थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा। लेकिन एक नया वर्ग का उदय हो रहा था जो इन चीज़ों से संतुष्ट होने वाला नहीं था। उसके लिए क्या था मुख्य चीज़? उसके लिए मुख्य लक्ष्य था स्वराज। स्वराज का मतलब डोमिनियन स्टेटस। इस समय का मुख्य लक्ष्य हमारा क्या था? डोमिनियन स्टेटस। 1905 में इन्हीं नए राष्ट्रवादियों के कारण विवश होकर 1905 में गोखले बोलते हैं कि हमें स्वराज की प्राप्ति करनी चाहिए, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जी ने कांग्रेस की तरफ से पहली बार स्वराज की मांग की थी अंग्रेजी सरकार से। ये किसके दबाव स्वरूप हुआ है? तो ये उग्रवादियों के दबाव स्वरूप हुआ है, जिनको क्या कहा जाता है, जिसमें कौन कौन से नेता आते हैं? जिसमें बाल गंगाधर तिलक आते हैं, लाला लाजपत राय आते हैं, बिपिन चंद्र पाल आते हैं, अरविंद घोष आते हैं, ये सब अलग अलग नेता आते हैं। इनके उदय के कारणों को हम देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इनके कार्य करने की शैली क्या थी, फिर मैं आपको एक आंसर लिखने को दूंगा। इनका उद्देश्य पता चल गया आपको, स्वराज की प्राप्ति थी, अंग्रेजी राज की प्रकृति को ठीक ठीक समझना। उदारवादियों ने सबसे अच्छा काम पता है क्या किया? उन्होंने हमें इकोनॉमिक रूप से
इकोनॉमिक रूप से जो हमारा शोषण हो रहा था उसको उजागर करने में उन्होंने बहुत मदद किया। जैसे जस्टिस रनाडे जो हैं, उनकी बुक है एसे इन इंडियन इकोनॉमी। दादा भाई नौरोजी की है इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रमेश चंद्र दत्त जी की बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये सब बुक जब भारत के सामान्य लोगों ने, उस समय के पढ़ने वाले लोगों ने पढ़ा तो उनको क्या पता चला कि भारत से अंग्रेज किस प्रकार से पैसे ले जा रहे हैं। तो इन लोगों ने तो बुक लिखकर अनुनय विनय की नीति की, लेकिन नया जो वर्ग था वो अनुनय विनय की नीति न करके वो उग्र राष्ट्रवाद की नीति में विश्वास करता था। वो बोलता था कि हम आपके सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हम आपको अपने सामने झुकाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये चीज़ कैसे संभव हुआ? जब उदारवादियों ने उनकी इकोनॉमिक नीति की पोल खोलनी शुरू की तो आगे वाले वर्ग जो था उसको पता चला कि अंग्रेजी राज जो है वो हमारा शोषक है, वो हमारा शोषण करता है, ना कि हमारा पोषण करता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज़ादी के समय तक भी भारत में बहुत कम लोग ऐसे थे जो अंग्रेज विरोधी थे या जो अंग्रेज़ों का विरोध खुलेआम तौर पर करते थे। बहुत सारे लोग उस समय की गोरी चमड़ी का उनको समझते थे कि ये शासक वर्ग हैं और हम शासित वर्ग हैं, हमारा जन्म ही हुआ है शासन होने के लिए और उनका जन्म हुआ है शासन करने के लिए। इस मिथ को किसने तोड़ा? तो उदारवादियों ने जब बुक लिखा तो इस चीज़ पर आने वाले जनरेशन ने विश्वास करना शुरू कर दिया। इन बुकों का आप नाम लिखेंगे जब आप एग्जाम्पल लिखते हैं, उदारवादियों की नीतियों को लिखते हैं, इकोनॉमिक नीति उनकी जब लिखते हैं तो इन बुकों का नाम लिखा कीजिए। नाम लिखने से आपको नंबर अधिक मिलते हैं। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। अंग्रेजों की जो भारत में नीतियाँ थी उससे पश्चिमीकरण में वृद्धि हो रही थी धीरे धीरे, और जो उदारवादी थे वो पश्चिमीकरण पर बहुत भरोसा करते थे। जैसे अगर दादा भाई नौरोजी जी का बुक का नाम देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब भारत में जो शासन है वो ब्रिटिश शासन है ही नहीं, ब्रिटिश लोग तो बहुत अच्छे शासक होते हैं, ये दादा भाई नौरोजी कहना चाह रहे थे। ये क्या है? ये पश्चिमीकरण का प्रभाव है। तो भारत में क्या हुआ? भारत में कुछ ऐसे लोगों का उदय हुआ जिन्होंने भारत के इतिहास, भारत की परंपरा, भारत की धार्मिक समृद्धता, भारत के धार्मिक परंपरा, भारत के यहाँ के संस्कृति, यहाँ के कल्चर, इस पर भरोसा करना लोगों को सिखाया कि आप श्रेष्ठ हैं, आप पिछड़े हुए नहीं हैं। जिसमें आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी ने क्या बोला कि भारत भारतीयों के लिए है और हम लोग उसी आर्य वर्ग से बिलोंग करते हैं जिस आर्य वर्ग से यूरोप के लोग बिलोंग करते हैं। तो हम आपसे श्रेष्ठ, आप हमसे श्रेष्ठ कैसे हो गए जब हमारा एक ही मूल है? तो उसी तरह से विवेकानंद जी ने कहाँ पर भाषण दिया था? 1893 ईस्वी में शिकागो में, अमेरिका में भाषण दिया था। उसके बाद क्या हुआ? पूरे पश्चिमी युग में, पूरे पश्चिमी वर्ल्ड में, पूरे पश्चिमी वर्ल्ड में, यूरोप से लेकर अमेरिका तक में सनातन धर्म और भारतीय कल्चर, सनातन धर्म से भी बढ़कर भारतीय संस्कृति की एक हवा सी चली इनके बाद, विवेकानंद जी के बाद। इन्होंने जब भारत में अंग्रेज़ों का आर्थिक उपनिवेशवाद था, इस शब्द को ध्यान से सुनना जो मैं बोलूँगा, जब इनका भारत में आर्थिक उपनिवेशवाद था अंग्रेज़ों का, तब विवेकानंद जी ने क्या किया? पूरे यूरोप और पश्चिम को आध्यात्मिक उपनिवेशवाद में बांध दिया। पूरे यूरोप और पश्चिम को आध्यात्मिक उपनिवेश बना लिया अपना। उन लोगों को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कि उन लोगों को पहली बार ये ज्ञात हुआ और भारतीय लोगों को भी ये ज्ञात हुआ कि हम कोई पिछड़े हुए लोग नहीं हैं, हम इन्हीं के जैसे हैं, हमारा जन्म भी शासन के लिए हुआ है, हम भी अच्छे शासित वर्ग हो सकते हैं, हमें भी शासन करना चाहिए खुद पर, हम पर ये शासन करने वाले होते कौन हैं? पश्चिमी विचारधारा, पश्चिमी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ नहीं है, हमारी संस्कृति भी सर्वश्रेष्ठ है, हम बराबरी के लोग हैं, हम नीच नहीं हैं। जो समझा, मैं लेमैन की भाषा में समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या था? ये पहली बार राष्ट्रवादियों को, जो आने वाले उग्रवादी थे, उनको ये एहसास हुआ कि पश्चिमीकरण जो है वो ठीक नहीं है, भारतीय कल्चर उनसे कहीं गुना अधिक है, कहीं गुना विकसित है, हमारी सभ्यता उनसे विकसित रही है, हम कोई पिछड़े हुए लोग नहीं हैं। इसी तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी की जब आप बुक पढ़ेंगे तो उस बुक में भी राष्ट्रवाद का बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा उत्थान करने का, और बहुत सारे नारे ऐसे मिलेंगे जैसे जो आप पढ़ते हैं वंदे मातरम का या आनंद मठ जो पढ़ते हैं, वो क्या है? एक तरह से अलग अलग किताबों के माध्यम से राष्ट्रवाद को प्रचारित करने का माध्यम बना था इनका किताब। तो ये सब क्या थे? ये सब कुछ कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस मिथक को तोड़ने का बहुत बड़ा मदद किया उन्होंने कि बढ़ते हुए पश्चिमीकरण जो है भारत के लिए ये अच्छी नहीं है, भारतीय संस्कृति किसी से कम नहीं है। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण क्या था? कांग्रेस की उपलब्धि। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई
और 1905 तक का समय आ गया। कांग्रेस की उपलब्धि के नाम पर क्या था उनके पास? केवल 1892 का एक्ट, जिसमें अंग्रेजों ने कुछ सुधार की बात कर दी थी, बाकी इनके पास कुछ भी नहीं था। लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे थे, इसी दौर में महाराष्ट्र में भयानक प्लेग फैला हुआ था। भारत के बहुत सारे भागों में अकाल की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो थे वो एक भी कांग्रेस ने नहीं उठाए थे। कांग्रेस के भीतर ही उनके खिलाफ प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक और बाकी जो नेता थे, ये बोलने आवाज़ उठाना इन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों से अभी तक नहीं जुड़ पाई थी। 1897 में जब बाल गंगाधर तिलक जी को जेल हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, 1882 में उन्होंने सरकार के कोल्हापुर के महाराज से बर्ताव, बहुत कड़ी भाषा का प्रयोग किया और 4 मास का जेल उनको हो गया था, कारावास। फिर 1857 में उन्हें पुनः सरकार के विरुद्ध असंतोष फैलाने के कारण तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक को, जेल में डाल दिया गया। 1897 के कांग्रेस अधिवेशन में जब तिलक के सहयोगियों ने बोला कि आप बाल गंगाधर तिलक जी की मुक्ति की मांग कीजिए भारत सरकार से, उदारवादी दल के लोगों ने क्या बोला कि हम ऐसा कुछ भी मांग नहीं करेंगे, तिलक जी की मुक्ति की मांग बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी प्रकार मद्रास का अधिवेशन 1898 में हुआ। फिर तिलक की उन्होंने बोला कि पारित कीजिए कि तिलक जी को छोड़ा जाए, लेकिन फिर से नहीं हुआ। तो इसी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हो गया, कांग्रेस में भी एक ऐसा दल बनने लग गया जो उदारवादियों का विरोध करता था। एक उदारवादी और एक उग्रवादी कांग्रेस के अंदर भी बनने लग गए। पहले कांग्रेस पर किसका प्रभुत्व हुआ करता था? उदारवादियों का प्रभुत्व हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ने लग गया। इसी का परिणाम हमें 1907 में क्या मिलता है, जब कांग्रेस में फूट पड़ जाती है, कांग्रेस 2 भागों में बंट जाती है। तिलक जैसे लोगों का क्यों नाम ले रहे हैं हम? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग हैं, इन्होंने भी भारतीयों में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव, इन माध्यमों को अपनाया, जिससे क्या हुआ, यहाँ के लोगों के लिए अपनी संस्कृति की पहचान करना, अपने सांस्कृतिक उत्सव को मनाने का जरिया एक बना। जिससे क्या हुआ, लोगों में आपसी एकता, भाईचारा, जात पात, इन सब चीज़ों के कारण जो फूट था वो बढ़ने लग गया धीरे धीरे। इसलिए कांग्रेस की उपलब्धि जो थी वो लगभग नगण्य थी और सामान्य लोगों से जुड़ी हुई नहीं थी। उग्रवादी जो थे, नए उग्रवादी, वो क्या बोलते थे कांग्रेस को, कि कांग्रेस का केवल एक ही उद्देश्य है, अपने लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यता प्राप्त कर लें और बस सुख चैन की जीवन जिए। उनके अंदर वो संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। वो जनसभा का आंदोलन नहीं और जनसभा का आयोजन नहीं करते हैं, वो लोगों को इकट्ठा नहीं करते हैं, सामान्य लोगों के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम नहीं करती है कांग्रेस। तिलक ने कांग्रेस को क्या बोला था, बाल गंगाधर तिलक जी ने? चापलूसों का संगठन। कांग्रेस के अधिवेशन को उन्होंने बोला था छुट्टियों का मनोरंजन बतलाया था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला का नाम दे दिया था। तिलक ने तो यहाँ तक कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टटराएंगे तो हमें इससे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आप उल्टा अंग्रेजी साम्राज्य के मदद कर रहे हो, भारतीयों के रोष को एक जगह से मंच पर से निकाल देते हो और कुछ करते नहीं, आप ना तो भारतीय कोई मांग रखते हो न कुछ। कांग्रेस की उपलब्धियों का एक बहुत बड़ा इसमें असंतोष का कारण बना, जिसमें उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं था उनके पास। बुक से पढ़िएगा इस पॉइंट को। भारत की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, आर्थिक शोषण का जो युग शुरू हुआ नया 1858 के बाद और 1861 के बाद। इसके बाद भारत में रेल बिछाने का कार्यक्रम शुरू किया गया था बहुत बड़े स्तर पर। रेल में क्या था, जो लोग इसमें निवेश करते थे उनको सरकार 5% के वापसी की गारंटी देती थी। मतलब 5% तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, बाकी अलग अलग चीज़ों के द्वारा आपको प्रॉफिट पहुंचाया जाएगा जो बाहर के निवेशक होते थे। इनको बोला गया कि भारत के बैंकों में आप पैसा लगाइए, भारत के कारोबारों में पैसा लगाइए। यहाँ के कारोबार को विकसित नहीं होने दे रहे थे, यहाँ के कच्चा माल ले जाते थे और यहाँ पर ला के अपना सामान बेचते थे। इसके कारण से क्या हुआ, भारत की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि अकाल पड़ने लग गए। अकाल यानी कि मानव निर्मित अकाल पड़ने लग गए थे भारत में अंग्रेजों के आने के बाद से ही। 1896 से 1900 के बीच भीषण अकाल पड़ा था। महाराष्ट्र में प्लेग की समस्या बहुत ही ज़्यादा फैल गई थी और सरकारी सहायता के नाम पर लोगों का शोषण ही किया जा रहा था प्लेग के समय में ही। आप प्लेग के समय में ही सुनते हो कि प्लेग इंस्पेक्टर को जो मारते हैं वहाँ पर, चापेकर बंधुओं का जो नाम आता है महाराष्ट्र में, पहले हिंसक आंदोलनों में से एक है वो। तो ये क्या है,
और ज़्यादा उनका शोषण ही हो रहा था ऐसी स्थिति में। तो ये सब स्थिति किस चीज़ में सहायक बन रही थी? एक तो कांग्रेस हमारी बातें नहीं रख रही है, ऊपर से भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, और हम अनुनय विनय याचिका कब तक करते हैं अंग्रेज़ों के सामने। तो लोगों ने फिर क्या अपनाया? लोगों ने फिर जनसभा, स्वर्ग और उसके बाद से प्रत्यक्ष रूप से विरोध प्रकट करना तरीका अपनाना शुरू कर दिया। इस तरह के तरीके और क्या थे इनके तरीके, वो भी आएंगे हम लोग। और दूसरा, आने वाले समय आपको क्या दिखेगा, जब विदेशी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण लोगों का नुकसान होना शुरू किया, तो इसी के कारण आप आगे जाकर क्या सुनते हो, स्वदेशी पर जोर होता है। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी सब कुछ। क्यों? क्योंकि हमें उनको ये दिखाना था कि हम खुद से आत्मनिर्भर बन के अपनी चीज़ों को उपजा सकते हैं, अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, अपनी चीज़ों प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, उल्टा आप जो हमसे लेते हो उससे हमारा शोषण ही होता है, नुकसान ही होता है, कुछ अच्छा तो होता नहीं है। भारत की आर्थिक स्थिति की बातें बहुत सारी पता चली होंगी। 1903 में कांग्रेस का अध्यक्षीय भाषण में लाला मोहन घोष ने 1902 के दरबार का उल्लेख किया। 1902 में, देखो इस समय अकाल चल रहा है, और 1902 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा है कि इस एक सरकार का निर्धन जनता पर भारी कर लगाकर एक बड़े भारी समारोह का मनाना, जिसमें आतिशबाजी और भव्य दृश्यों पर रुपया खर्च किया गया है, जबकि लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। इससे अधिक हृदय विहीनता कुछ नहीं हो सकती है। एक तरफ तो भारत के लोग मर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, बड़े बड़े दरबार शाही आयोजन कर रहे हो, जिसमें उदारवादियों को भी बुलाते हो, बैठकर खाते हो, आतिशबाजी करते हो, यहाँ पर प्रदर्शन करते हो अपनी आलीशान जिंदगी का, और यहाँ पर लाखों लोग, जो भारत की सामान्य जनता है, वो भीषण अकाल और प्लेग के कारण मर रही है। तो आर्थिक स्थिति हमारी और ज़्यादा दयनीय हो गई थी। इसी समय एक और प्रभाव पड़ा, वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। पहले क्या था, जब आप कब से पढ़ोगे, पुनर्जागरण से लेकर 1900 ईस्वी तक लगभग क्या मिथक बना हुआ था कि जो वाइट मैन है, वाइट मैन एक कॉन्सेप्ट भी चलता है, वाइट मैन है, इनका जन्म ही हुआ है शासन करने के लिए, और इनको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। लेकिन इस समय तक स्थिति बदलने लग गई। दक्षिण अफ्रीका में जब लोगों ने प्रतिक्रिया सुना कि गोरे लोग और काले लोगों के बीच में कैसे संघर्ष चल रहा है, और काले लोगों ने अहिंसक आंदोलन के द्वारा, गांधी जी के आंदोलनों के द्वारा वहाँ पर उनको झुका दिया, मानना पड़ गया, सरकार को झुकना पड़ गया। तो इनको पता चला कि नहीं, ये अंग्रेजी सरकार को झुकाया जा सकता है अनेक माध्यमों के द्वारा, बिना हथियार के भी झुकाया जा सकता है। मिस्र, ईरान, तुर्की, रूस, इन सब जगहों पर राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए थे। यानी कि इन देशों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ एक वर्चस्व जो उनका था, उसको उन्होंने नकारना शुरू कर दिया था। जापान ने रूस को हराया, मतलब क्या था, एक गोरे को पहली बार किसी एशियन नस्ल ने हराया था, जापानियों ने हराया था रूस को। उसके बाद से इथियोपिया, जो एक अफ्रीका का कंट्री है, उसने इटली को परास्त कर दिया युद्ध में। इससे ये भी साबित हुआ कि अफ्रीका के लोग जब हरा सकते हैं यूरोप के लोगों को, जब एशिया के लोग भी हरा सकते हैं, तो भारतीय क्यों पीछे रहें? भारत के लोग भी हरा सकते हैं अगर चाहें तो ब्रिटिशर्स को। ये अविजय नहीं है, इनको विजित किया जा सकता है, इनको हराया जा सकता है आसानी से। ये चीज़ जब लोगों को पता चला, तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने तो कोई उदारवाद से नहीं हराया है, इन्होंने तो अपनी मांगों को रखकर मुखर रूप से इनका सामना किया है, तब जाके इन्होंने अपना राष्ट्र बनाया है, या अपने राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला? तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का आप मूल्यांकन कर सकते हैं यहाँ पर। और ये कैसे संभव हुआ? समाचार के माध्यम से, बहुत सारे लेखों के माध्यम से। बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग अलग अलग लेख लिखते थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन, बहुत सारे नेता बाहर गए। जैसे लाला लाजपत राय जी अब बाहर गए, इंग्लैंड गए, तो उन्होंने बोला कि अंग्रेजी प्रजातंत्र को अपनी समस्या से फुर्सत नहीं है कि भारतीय लोगों के बारे में सुने। जबकि उदारवादी क्या बोलते थे कि हम अंग्रेजी सरकार के समक्ष जो है वो अपनी मांग रखेंगे, अंग्रेजी जनता के बारे में जाके हम बताएंगे कि भारत में आपकी सरकार क्या क्या कर रही है। लाला लाजपत राय जी ने क्या बोला कि वो आपकी समस्या को सुनने के लिए नहीं बैठे, उनकी अपनी समस्या से ही उनको फुर्सत नहीं है। तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब संचार के साधन जैसे जैसे बढ़ते गए, पत्र पत्रिका, रेल की यात्रा जैसे बढ़ती गई, कनेक्टिविटी जैसे बढ़ती गई, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने का समय मिला। उनको पता चला कि ऐसा कोई चीज़ है दुनिया में चल रही है जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद और क्या हुआ? इतना सब कुछ चल ही रहा था, एक भारत में शासक आया, कर्जन की प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या होता है? क्रिया कोई होता है, उसके बाद क्या होता है उसका
प्रतिक्रिया होता है। प्रतिक्रिया का मतलब बस जैसे कोई जवाब दिया उसको उल्टे जवाब देना, उसी तरह के कोई गुस्सा है उसको और गुस्सा दिलाना, तो ये प्रतिक्रियावादी नीति कहलाती है। जैसे आज का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मान लो भारत में 150 रुपये लीटर का पेट्रोल मिलने लग जाए, सरकार क्या करे, इस पर 30% और टैक्स बढ़ा दे। पता चला ये और कितना हो गया, ये हो गया आपको मान लो 180 रुपया हो गया। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिक्रियावादी नीति बोलेंगे। जैसे अभी अपने पड़ोसी देश में हो रहा है पाकिस्तान में ना, एक तो लोग वैसे ही परेशान हैं, एक तो लोग आर्थिक स्थिति से अपने परेशान हैं, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, पश्चिमीकरण का विरोध हो रहा है भारत में, चारों तरफ बड़े बड़े नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, हमें पता चल गया कि आप हमारा शोषण करते हो। ऊपर से कांग्रेस के करजन महोदय आते हैं भारत में, जो क्या करते हैं, बंगाल का विभाजन कर देते हैं लोगों को विभाजित करने के लिए। जो बंगाल हजारों वर्षों से एक था, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई तौर पर, कल्चरल रूप से हमेशा से एक रहा है, उसको ये बांट देते हैं। किसके नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के नाम पर बांट देते हैं। और जो कर्जन का काल है वो शिष्टमंडल आयोगों और भूलों का दौर कहा जाता है। इससे क्या हुआ, इससे एक तो वैसे ही जो उग्र एक राष्ट्रवाद है उसका उदय हो रहा था, इससे और ज़्यादा बल मिला। इससे ये स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजी सरकार कुछ भी हो, हमारी जो है वो हमारे भला चाहने वाली सरकार तो नहीं ही है। ये हमारे शोषक लोग हैं जो तरह तरह के चीज़ों को, तरह तरह के हथिकंडों को अपनाते हैं हमारा शोषण करने के लिए, हमें बांटने के लिए, हम पर राज करने के लिए। तो करजन महोदय ने क्या किया, आग में घी डालने का काम किया बंगाल विभाजन के माध्यम से। दूसरा करजन महोदय क्या मानते थे, वो बोलते थे कि भारत के लोग जो हैं, भारत के काले लोग, हमारा जन्म ही हुआ है इन पर शासन करने के लिए। बहुत ही हीन दृष्टिकोण से भारतीयों को देखते थे ये। उनके दृष्टि में भारतीय चरित्र का मूल्य बहुत ही कम था, वह उन्हें झूठे और मक्कार मानते थे। एक कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पता है उन्होंने क्या बोला कि सत्य का मान पश्चिम में अधिक था और पूर्व में ऐसा बहुत समय के पश्चात हुआ है। मतलब पूर्व के लोग सत्य क्या है ये जानते ही नहीं है, पूर्व के लोग बिल्कुल धूर्त और मक्कार होते हैं। करजन ऐसा बोलता था। अब बताओ, आपका कोई शासक हो जो आपके मुंह पर ऐसी चीज़ें बोले, तो आप क्या करोगे, प्रतिक्रिया तो होगी ही ना। तो यही प्रतिक्रिया आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर इसी समय 1902 में, अभी मैंने ऊपर भी बताया क्या हुआ, भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, विशेषकर इसलिए कि अभी और उसी समय देश में क्या हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था जो संभल नहीं रहा था, और यहाँ पर भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था। तो ये सब ऐसी नीतियाँ थी करजन की, जिसको क्या बोला जाता है, भूल आयोगों और शिष्टमंडलों की नीतियाँ का, मिशन, ओमिशंस एंड कमीशंस के लिए प्रसिद्ध था करजन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। नेता अलग अलग आपको देखेंगे इस समय, कौन कौन से नेता हैं, तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, लाला लाजपत राय हैं, अरविंद घोष हैं। इन नेताओं की खासियत क्या है मैं बताता हूँ आपको, तो आप समझ जाएंगे इनका क्या प्रभाव था। बाल गंगाधर तिलक जब जेल जाते थे तो कोई भी आंदोलन समाप्त हो जाता था, और जेल से जैसे ही निकलते थे आंदोलन शुरू हो जाता था। स्वदेशी आंदोलन जो महाराष्ट्र में कमज़ोर हो गया था, बाल गंगाधर तिलक जेल गए थे 1908 में, और क्या हुआ था, जब ये 1915 में जेल से निकलते हैं तो कौन सा आंदोलन शुरू हो जाता है, होम रूल लीग आंदोलन शुरू हो जाता है। इतने बड़े बड़े ये नेता थे। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये लोग सामान्य लोगों के ज़रूरतों, सामान्य लोगों के आवाज़ बनकर अपने अपने जगहों पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अरविंद घोष जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देने में सबसे बड़े नाम हैं। बाद में इन्होंने अरबिंदो सोसाइटी का गठन कर लिया था, इन्होंने आंदोलन से और इन सब चीज़ों से संन्यास ले लिया था, और बहुत बड़े फिलोसफर हैं भारत के, जो आज़ादी से पहले के भारत के। बिपिन चंद्र पाल ये भी बहुत बड़े नेता रहे हैं अपने क्षेत्र के। तो ऐसे नेता जो थे, जब ये लोग किसी भी चीज़ को लेकर प्रतिक्रिया करते थे तो कांग्रेस उनको दबाने की कोशिश करती थी, ना कि उनको मंच प्रदान करती थी। इसका उदाहरण ये है कि बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेता, महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं में से एक, इनको कभी कांग्रेस का अध्यक्ष तक बनने नहीं दिया गया। तो ये क्या था, इन चीज़ों से कांग्रेस पर से क्या हो रहा था, धीरे धीरे लोगों का भरोसा टूट रहा था, और इन नेताओं के पक्ष में माहौल बनने लग गया था, जो आपको कहाँ पर दिखता है, जो आपको दिखता है जब कांग्रेस में फूट पड़ जाती है, कांग्रेस जब बढ़ जाती है गरम दल और नरम दल में। ओके, अब जैसे लाला लाजपत राय हैं, इनका क्या कथन है कि जैसे दास की आत्मा नहीं होती है, उसी प्रकार से दास जाति के लिए कोई आत्मा नहीं होती, और आत्मा के बिना मनुष्य केवल पशु के समान होता है। इसलिए देश के लिए स्वराज जो है, स्वराज शब्द,
ये परम आवश्यक है। सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके लिए विकल्प नहीं हो सकता। हमें रिफॉर्म नहीं चाहिए। जैसे बिपिन चंद्र पाल जी ने क्या बोला था कि हमें रिफॉर्म नहीं चाहिए, हमें सुधार नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? रिफॉर्म चाहिए, पुनर्गठन चाहिए। फिर से हमें स्थापित करना है, ना कि हमें सुधार करना है। आपका सुधार या नवीन राज्य नहीं चाहिए। इसी तरह से अलग अलग नेताओं ने क्या बयान दिया कि बुरे से बुरा भारतीय शासक अच्छे से अच्छा विदेशी शासक से भी अच्छा साबित हो सकता है। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या बोला? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये क्या किसके पक्ष में माहौल बन रहा है? स्वराज के पक्ष में माहौल बन रहा है। जबकि उदारवादियों की नीति क्या थी? उदारवादियों की नीति थी सुधार के पक्ष में माहौल बनाना, कि अंग्रेजी सरकार हमें ICS में बैठने की अनुमति दे दे, अंग्रेजी सरकार हमें 1892 के एक्ट के द्वारा कुछ पद दे दे, अंग्रेजी सरकार हमें कुछ पद प्रतिष्ठा दे दे, वेतन दे दे, हम उसी में खुश हैं। भारतीय लोगों को थोड़े बहुत अधिकार दे दे। जबकि ये क्या बोलते थे? अधिकार नहीं, हमें तो केवल चाहिए शासन करने का अधिकार, खुद पर खुद से शासन अब हम ही करेंगे, भले ही आप डोमिनियन स्टेटस ही सही, लेकिन दीजिए हमें। ये क्या था? ये इनके उद्देश्य थे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पहले मैंने आपको कारण बताया, फिर मैंने आपको उद्देश्य बताया। अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़े बहुत। ये बुक है, इसमें से आप पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से आप पढ़िए, स्पेक्ट्रम से पढ़िए या BL ग्रोवर से पढ़िए, बुक से पढ़िए। इस टॉपिक को मैंने एक आइडिया दे दिया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अननोन नहीं लगेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को पढ़ना है और क्या क्या इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं आपको आने वाले दिखाता हूँ। रुक जाइए। इनका उग्रवाद का मूल्यांकन करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक जिसमें आपके सवाल पूछूंगा मैं ना, तो उसमें आपको मदद करेगा वो लिखने में। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि उग्रवादी जो थे इनका संघर्ष का स्वरूप क्या था, या ये किस प्रकार से संघर्ष करते थे। संघर्ष जो है ये उग्रवादी लोग किस प्रकार से करते थे। उदारवादियों का तो आपको पता चल गया, अनुनय विनय राजनीति, अनुनय विनय प्रार्थना की नीति थी। और उग्रवादियों का क्या था? इनका था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। पहला आप क्या लिखेंगे? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जिसमें क्या था कि इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं को होली जलाना, विदेश में निर्मित नमक चीनी सब कुछ का बहिष्कार करना। और क्या था? जो भी लोग विदेशी चीज़ों का उपयोग करेंगे उनके घर में नाई नहीं, उनके घर धोबी नहीं जाएगा, नाई नहीं काम करेगा, माली नहीं काम करेगा, कोई उनकी मदद नहीं करेगा। एक तरह से सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा उनको। दूसरा क्या ये लोग हथकंडा अपनाते थे? जनसभा आयोजन करना। इससे पहले जनसभा का आयोजन नहीं करते थे उदारवादी लोग, वो तो सार में बस एक बार अधिवेशन करते थे, टटराते थे, बात खत्म हो जाता था। जनसभा का आयोजन करना, विरोध प्रदर्शन का आयोजन करना। जब अरविंद घोष और जो बाकी नेता हैं उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान बड़े बड़े भाषण दिए थे, कलकत्ता के अलग अलग जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी जन सैलाब का आयोजन किया गया था। उसी प्रकार दिल्ली में सैयद हैदर राजा थे, पंजाब में लाला लाजपत राय थे, महाराष्ट्र में कौन थे? महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक थे, और तमिलनाडु में कौन थे? तो चिदम्बरम पिल्ले वगैरह का नाम आता है, जो किसका आयोजन कर रहे थे? तो स्वदेशी आंदोलन का अपने अपने क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन और जनसभा के माध्यम से आयोजन कर रहे थे। जबकि कांग्रेस उदारवादी क्या थे? वो बोलते थे कि स्वदेशी आंदोलन को, बंगाल विभाजन आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक रखना चाहिए। जबकि उग्रवादी क्या बोलते थे? हमें इसको पूरे देश में अलग अलग जगहों पर फैलाना चाहिए। अब इसको आप बुक से पढ़िएगा। अगला क्या है? अगला इनका क्या हथकंडा था? अगला था कि स्वयंसेवी संगठन की स्थापना। बहुत सारे संगठन बनाए गए। जैसे 22 साल में अश्विन कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति बनाया था, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय था। तिरुनेलवेली तमिलनाडु में VO चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम शिवा, कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगम का आयोजन किया था, एक संगठन बनाया था, स्वदेशी संगम का गठन किया था। इसी प्रकार आपको अलग अलग जगहों पर बहुत सारे अलग अलग संगठन मिल जाएंगे। इन लोगों का क्या था मुख्य रूप से? ये नेता किस तरह के थे? ये नेता सुखपूर्वक जीवन जीने वाले नेता नहीं थे, ये घर में बैठने वाले मध्यम वर्गीय नेता नहीं थे, ये समाज से जुड़े हुए नेता थे जिनके अंदर एक जुझारू प्रवृत्ति थी। लोकप्रिय उत्सवों का आयोजन करते थे, ये लोगों की मांग को प्राथमिकता देते थे। और क्या था इनका हथकंडा? इनका था स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा का आयोजन करो। हम स्वदेशी शिक्षा का आयोजन करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा, हम खुद ही से अपने को शिक्षित करेंगे। 1906 में नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना किया गया था, जिसके माध्यम से स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा था। स्वदेशी और देशज उद्योगों का विकास किया गया, जिसमें देश में बहुत सारे कपड़े की फैक्ट्री लगाई गई, अलग अलग स्टील के प्लांट लगाए गए। बहुत सारे जगहों पर स्वदेशी टीम जो है नेविगेशन कंपनी में संयुक्त उपक्रम ने ब्रिटिश
स्टेट नेविगेशन कंपनी के समक्ष चुनौती प्रस्तुत कर दी थी। इतने बड़े बड़े चीज़ें इन लोगों ने विकसित किया था। हथकरघा कारखाना, बैंक, बीमा कंपनी, सब कुछ इन लोगों ने स्वदेशी तौर पर विकसित करने की एक रीत को शुरू किया था इसके माध्यम से। ये सब किनका था काम करने का तरीका? ये सब उग्रवादियों का काम करने का तरीका था। जैसे सांस्कृतिक जगत में प्रभाव, तमिलनाडु के एक सुब्रमण्यम भारती हैं, इनका मैंने पहले भी नाम बताया था। इन्होंने सुदेश गीतम एक राष्ट्रवादी गीत है, इसकी रचना की थी तमिल भाषा में। इनका कार्य करने की तकनीक भी पता चल गया, कि शैली पता चल गया, किस प्रकार से ये काम करते थे। इनके उत्थान का कारण भी मैंने बता दिया है आपको। अब इनका मूल्यांकन कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में हम लोग स्वदेशी आंदोलन को ढंग से पढ़ेंगे, जहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। ये सब आप पढ़िएगा, स्पेक्ट्रम में भी किसी भी बुक से पढ़िए। उसके बाद से आपको आज आंसर भी लिखना है क्वेश्चन का। उग्रवादियों का मूल्यांकन। उग्रवादी विचार और राजनीतिक मूल्यांकन में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक सुसंगठित राजनीतिक दर्शन नहीं था। इसके समर्थन में सक्रिय क्रांतिकारी से लेकर गुप्त समर्थक तक सम्मिलित थे। ऐसे लोग भी थे जो क्रांतिकारियों के विरुद्ध भी थे। इसी प्रकार इस दर्शन के सभी प्रमुख नेता अरविंद, तिलक, पाल, लाला लाजपत राय सभी अपने राजनीतिक आदर्शों या कार्य प्रणाली में भिन्न थे। यही नहीं, नेताओं ने अपने विचार भी समय के अनुसार बदलते रहे। उदाहरण के रूप में तिलक का स्वराज एक प्रकार का स्वशासन था, परंतु अरविंद का स्वराज अंग्रेजों के नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र था। इसी प्रकार तिलक के विचार आयु के साथ बदलते चले गए। वह सरकार से सहयोग करने पर सहमत हो गए थे बाद में। उग्रवादी नेता प्रजातंत्र, संविधान और प्रगति की बात करते थे और यह भी चाहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार अधिक बड़ा हो जाए। ये प्रायः नगरवासियों, निम्न मध्यम वर्गों के लोग थे और चाहते थे कि कांग्रेस का तेजस जनता तक पहुँच जाए। इन लोगों ने समाचार पत्र निकाले, अपना संदेश बहुत अधिक वर्गों तक पहुंचाया। ये लोग भारत में अंग्रेजों की भूमिका को भली भांति समझते थे और यह चाहते थे कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में अधिक भाग मिले, अंग्रेजों द्वारा भारत का शोषण बंद हो। वह यह भी अनुभव करते थे कि अंग्रेजों का भारत छोड़ना किसी न किसी प्रकार की प्रत्यक्ष क्रिया और दबाव के बिना संभव नहीं है। असहयोग और सरकार के अन्यायपूर्ण नीति के विरुद्ध प्रतिरोध की नीति को अपनाना। अतएव इन लोगों ने जनता को असहयोग, अहिंसक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन, आत्मनिर्भर और दुख सहने का नया पाठ पढ़ाया। इन लोगों ने देशभक्ति को विद्या विनोद से परिवर्तित कर देश सेवा तथा दुख सहना बना दिया। देशभक्ति को इन्होंने क्या बोला? देशभक्ति एकेडमिक और विद्या विनोद में नहीं है, किस में है? देश सेवा में है और खुद को संघर्ष में झोंकने में देशभक्ति है ना। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। इससे इन राष्ट्रवादियों में एक नवीन आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? सरकार पहली बार, अंग्रेजी सरकार पहली बार पीछे गई, बैकफुट पर गई और उसका अपने फैसले वापस लेने पड़े। इससे पहले भारत में ये संभव नहीं हुआ था 1911 से पहले। स्वराज का उद्देश्य मार्शल ने तो पूरा नहीं किया, परंतु अब यह क्रांतिकारी मांग नहीं रह गई। प्रथम विश्व युद्ध में सरकार ने घोषणा की कि भारतीय संवैधानिक सुधार का स्वशासन का उद्देश्य संस्थाएं स्थापित करना है। ये इनका मूल्यांकन था। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि उग्रवादियों के आलोचनात्मक वर्णन कैसे करते हैं। इनकी आलोचना भी तो करेंगे ना, क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे, क्या इन्होंने गलत किया, क्या सही किया, और कुछ सवालों पर भी अगले लेक्चर में स्वदेशी आंदोलन को हम लोग पढ़ेंगे। आज आपको क्या सवाल लिखना है, अब उस पर आते हैं। आज आपको ये सवाल लिखना है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद नहीं, फिर से शुरू करते हैं। कांग्रेस उग्रवाद, कांग्रेस गरम दल, उग्रवाद से भी अच्छा ये रहेगा। कांग्रेस गरम दल के उत्थान के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कांग्रेस गरम दल के उत्थान के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कांग्रेस गरम दल के उत्थान के कारणों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा आपको ये लिखना है, पहला सवाल तो ये हो गया, कांग्रेस गरम दल के उत्थान के कारणों को स्पष्ट कीजिए। और ये कितने शब्दों में लिखना है? तो ये आपको 200 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों तक लिखना है। कांग्रेस गरम दल के उत्थान के कारणों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है, भारतीयों पर नरम दल वालों का प्रभाव क्यों समाप्त हो गया? भारतीयों पर नरम दल का प्रभाव क्यों समाप्त हो गया? नरम दल का प्रभाव क्यों समाप्त हो गया और अंग्रेजों से इच्छित प्रत्युत्तर प्राप्त करने में क्यों असफल रहे?
मतलब नरम दल के लोग क्यों असफल रहे, ये आपको लिखना है। और भारत पर नरम दल का प्रभाव क्यों समाप्त हो गया, ये आपको लिखना है। क्या है सवाल? भारत पर नरम दल का प्रभाव क्यों समाप्त हो गया और नरम दल अंग्रेजों से प्रत्युत्तर प्राप्त करने में क्यों असफल रहे। नरम दल अंग्रेजों से इच्छित प्रत्युत्तर प्राप्त करने में क्यों असफल रहे। भारत पर नरम दल का प्रभाव क्यों समाप्त हो गया और नरम दल अंग्रेजों से इच्छित प्रत्युत्तर प्राप्त करने में क्यों असफल रहे। इस पर आपको ये दोनों सवाल लिखना है। ये सवाल आपको 150 शब्द में लिखना है और पहले वाला 200 शब्दों में लिखना है। थैंक यू सो मच। जैसा भी लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू आप सभी का।